और आपको बताते हैं यूपी में 20 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हेमंत कुठियाल बने हैं डीआईजी एसएसएफ लखनऊ। स्वप्निल ममगई बने हैं डीआईजी पीएसी मेरठ। शालिनी बनी है डीआईजी पीएसी मुरादाबाद। हृदेश कुमार बने हैं डीआईजी ईओडब्ल्यू मुख्यालय। तेज स्वरूप सिंह बने हैं डीआईजी कार्मिक मुख्यालय। कमला प्रसाद यादव बने हैं डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ। सुनीता सिंह डीआईजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ। राजेश कुमार सक्सेना डीआईजी पीटीसी सुल्तानपुर। तो ये वो नाम 20 नाम एक एक करके आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो बड़े बदलाव के साथ अब आगे देखे जाएंगे, क्योंकि 20 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है और इन तबादलों पर अब नई जो लोग आए हैं, नए जो ऑफिसर्स आए हैं, उस पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। हेमंत कुठियाल बन गए हैं अब डीआईजी एसएसएफ लखनऊ। शालिनी बन गई हैं डीआईजी पीएसी मुरादाबाद। तो बड़ी जानकारी इस समय की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से यूपी में 20 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, ये पूरी खबर बताएं, 20 आईपीएस ऑफिसर्स कौन कौन हैं जिनके तबादले किए गए हैं और इनकी जगह पर अब कौन नए अधिकारी अब पहुंचेंगे? देखिए, इसमें तो जैसे डॉक्टर प्रतिंदर कुमार सिंह हैं जो डीजीपी ऑफिस से अटैच चल रहे थे, उनको तैनाती दे दी है नियमित। वो डीआईजी पीएसी लखनऊ बना दिए गए हैं। इसके साथ एलवी एंटोनी देव कुमार, जिनको उनके पूर्व पद से हटाकर एडीजी रूल्स एंड मैनुअल्स बनाया गया है। अतुल शर्मा, जिनको हाल ही में प्रमोशन मिला है, उनको डीआईजी पीएसी कानपुर अनुभाग का बना दिया है। इसके बाद जो एक पिछला बैच अभी निकला है, जो पीपीएस से आईपीएस बने हैं, उनमें करीब 10-12 अफसर ऐसे हैं जिनको तैनाती दी गई है। हालांकि ये सभी तैनाती पीएसी वाहिनियों में है। किसी भी अफसर को फिलहाल जिले की कमान नहीं दी गई है। पुलिस की भाषा में अगर बात किया जाए, जिसको नॉन डीएफ या साइड पोस्टिंग कहा जाता है, सबको साइड पोस्टिंग मिली है। जो पिछला बैच अभी पीपीएस से प्रमोट होकर आईपीएस बना है। और सीएम योगी की भी मंशा यही है कि पुलिस के साथ साथ पीएसी की जो वाहिनियां हैं, जो क्राइम कंट्रोल से लेकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाते हैं, उसको मजबूत किया जाए। लिहाजा प्रमोशन पाकर आईपीएस बने इन अफसरों को तमाम पीएसी वाहिनियों की कमान सौंपी गई है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं फिरोजाबाद के देहुली नरसंहार मामले में आज 44 साल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद के जसराना स्थित ग्राम देहुली में जातीय हिंसा हुई थी, जिसमें दलित समाज के 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब से अब तक केस की सुनवाई चली आ रही है और अब 44 साल के बाद वो समय आ गया है जब पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद है। इस मामले में ज्यादातर आरोपियों की मौत हो चुकी है। जो लोग जीवित हैं, उनमें 2 लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। तो आज 44 साल के बाद फैसला आएगा। अपनों को इंतजार है आज न्याय मिलने का। 44 साल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा आज। ये आप परिवार देख रहे हैं और उस गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये नरसंहार हुआ था। 44 लोगों का 44 साल पहले जो नरसंहार हुआ था, इसमें कई लोगों की जान गई थी, हत्या की गई थी। 18 नवंबर 1981 की ये घटना है, ये वारदात है, जिसमें देहुली नरसंहार के मामले में आज फैसला आएगा 44 साल के बाद। एक यहाँ पर सवाला बोलते हैं, उस पे इन लोगों के असला पकड़े गए थे। कन्हई सिंह दरोगाजी थे और वो नगला हरी सिंह वाले ने पकड़वाए थे। वो जाटवों के ऊपर आएगी कि जाटवन ने ये असला पकड़वाए। इस मतलब से इस राधे और संतोष ने हमारा मोहल्ला घेरा और साहब हमारे पूरा परिवार नष्ट कर दी। देहुली के इस नरसंहार में लोगों को हिला दिया। साथ ही सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों सरकारें इस नरसंहार के बाद हिल गई थी। क्या हुआ था पूरा मामला? क्या नाम है आपका? भूप सिंह। भूप सिंह जी, आप मौजूद थे उस समय, क्या हुआ था? क्या पूरा मामला हुआ था? कैसे देहुली कांड हुआ था। राधे संतोष की गैंग गांव में आई 4 बजे पुलिस के बहाने, और पुलिस के बहाने जन आकर के जाटव समाज की पूरी गलियां घेर ली और गली घेर के जन ताड़ गोली बजाए दी।
तो 24 तो मौके में मर गए और 9 घायल रह गए। फिर सब प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, सब लोग आए और आए कि यहाँ शांति दी। तो हमन जो कही हमेशा ऐसा कि भाई हम खून के बदले खून ना दे सकते थे। इंदिरा गांधी ने कही जो सामान मांगो सो हम असलू भई। फिर सब दुकानें मिली, कछु लड़कन को नौकरी मिली, सब बिजली मिली है। वे तो कहीं फ्री आई, तो बिजली आई जो हम पे जबरदस्ती पैसा लेते हैं जो होना चाहिए। और जो फंसे हो केस में ये सजा होनी चाहिए। सजा काहे की होनी चाहिए? फांसी। फैसला आ रहा है कोर्ट का, कोर्ट को फैसला आया कछु ना हो, फांसी हो तो ठीक है। उन्हें कोरे आवत हैं और चले जाते हैं कछु ना। मात्र 3 लोग ही अब बचे हैं उसमें। अरे हम कहते एक आधो बचो हुए मारो, हम तो जो करें फांसी हुई। जब हम बेदर्द सर मारे। अच्छा 8 कुमार प्रसाद घर में मरे, 2 हमारे भाने मरे, ऐसे कोई कछु ना कहूँगा। और इतनी भय कि जे आए गए और जिंदा छोड़ेंगे नहीं, फिर एकदम कर सकते हैं। इनका परिवार तो जिंदा है भाई। भय तो वही चले गए कांड में, अंदर जाट भज गए और जात भज गई, लौटे आए। फिर सा का घर है, 3-4 घर रह गए ना, सब भी घर हैं। बढ़ते हैं आगे। वक्फ संशोधन विधेयक की बात करते हैं, जिसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सोर्सेस का कहना है कि सरकार मौजूदा सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ बिल को संसद में पेश करेगी। सरकार का कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हक में है, लिहाजा सरकार इसकी अनुकूलता देखकर संसद में इसको लेकर आएगी। अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इसको देखते हुए ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। तो वहीं वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और संसद के मौजूदा सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। इस बिल में मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्षी मजबूती के साथ खड़ा रहा। विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल के यहाँ पर नेता पहुंचे जो मजबूती के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उनके अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी दे डाली। अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। उधर वक्फ बिल को लेकर इस समय की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब ने वक्फ बिल पर बनी हुई JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को खुली धमकी दे डाली है। मोहम्मद अदीब ने ये धमकी दी है JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को और इस विधेयक का समर्थन करने वाली पार्टियों को। उन्होंने कहा है कि जगदम्बिका पाल और इस बिल का समर्थन करने वाले दल बिल को पास करें, फिर देखें कि इसका क्या हश्र होता है। मोहम्मद अदीब ने कहा है कि हम उन्हें अंजाम दिखाएंगे। तो जगदम्बिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। अब कदम जितना भी डेमोक्रेसी में जो हमें इजाज़त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो सब करेंगे और पहचानवाएंगे कि ये इसमें से बेईमान कौन लोग हैं और इसमें मतलब परस्त कौन लोग हैं।
उधर बीजेपी ने बिल को जनहित में भी लिया और बिल को जनहित में लिया गया फैसला बताया है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरने को निजी हित में किया गया प्रदर्शन करार दिया है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की मंशा मुसलमानों को कुचलने की रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जनहित के लिए लाया जा रहा है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार कोई इस तरह का अमेंडमेंट लाती है वो जनहित के लाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सारे के सारा विपक्ष उन शक्तियों के पीछे खड़ा है जिनके बारे में यही नहीं पता है कि इनको फंडिंग कौन करता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में जहां पर ऑलरेडी एक संविधान है, कायदा है, कानून है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑफिस का दफ्तर का पता नहीं है और उसके सदस्य सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हुए कब्जा करके। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वक्फ ने जमीन पर कब्जा किया जिसे कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। साथ ही बिल को न्याय देने वाला बताया। तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। लैंड तो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। 1995 में कांग्रेस ने जो एक्ट बनाया 2013 में उसमें अमेंड करके और अधिकार दिया, उसके आधार पर वो जहां चाहते थे हमारी जमीन है। ये जो है वक्फ है, इसमें न्याय होगा, किसी की जमीन नहीं छीनेगी, किसी के मस्जिद नहीं छीनेगी, किसी का दरगाह नहीं छीनेगा, लेकिन हाँ तुष्टीकरण नहीं होगा, न्याय होगा। और ये जो अधिकार दिया गया था इनको जिसको चाहे वो जमीन कर दें, हमारी है, जहां जिसको अपना वोट से चस्पा कर दें वो नहीं चलने वाला। इसमें जो पूरा बीजेपी सरकार का जो मंशा है वो सांप्रदायिक है। या तो किसी समाज के कल्याण की आप बात कर रहे होते तो हम समझते, जो उन्होंने बातें बताई हैं वो ये है, एक तो क्या है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित रखता है। उसके समुदाय ने जो लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें वक्फ की, जिसे कहते हैं कि चैरिटी के लिए या ईश्वर के नाम पर अपनी अपनी ज़मीनें दी, ये उनका मसला है। तो जिसकी ज़मीन है, जिसका मसला है, उसको तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना। और अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सरकार क्यों उसमें उस तरीके के बदलाव कर रही है जिसमें पूरे पूरे समुदाय को यह संशय है कि उनका अहित होगा। उधर बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों के दिल्ली में जंतर मंतर पर दिए गए धरने पर सवाल खड़े किए हैं और धरने को बेमतलब करार दिया है। साथ ही विपक्ष पर बंटवारे की सियासत करने का भी आरोप लगाया। में जेपीसी में सभी महत्वपूर्ण दलों को जगह दी गई है, इंक्लूड किया गया है। यहाँ तक कि AIMM के जो ओवैसी साहब हैं वो भी तो इंक्लूडेड हैं इसमें। सभी की राय ली गई है, सभी को इंक्लूड किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको कुछ भी कहना है तो आपके लिए संसद है ना, संसद में बहस करिए ना, अपनी बात रखिए सामने। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कितने लोगों ने वास्तव में आपने पढ़ा है क्या इसको? ना आप इसे पढ़ने को तैयार हैं और ना आपको बहस करनी है और ना अपनी बात रखनी है, केवल बदतमीजी करनी है। तो ये मनमानी तो नहीं चलने वाली। इस तरह के जो कदम है, मतलब ये जो हो रहा है जंतर मंतर पे, बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराह करने वाली चीजें हैं। वक्फ की जायदाद की आज तक तो लूट हुई है, लूट की जो छूट थी उसको रोका जाएगा इसमें। लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उसके अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और अन्य दल के जो नेता हैं, ये इसको अपना एजेंडा बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा और वक्फ की जायदाद जो है वो सही हाथों में रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, इनके भ्रम पैदा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को रौंद डाला है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है पुलिस। दोराला थाना क्षेत्र की ये घटना है।
निखिल अग्रवाल पूरी खबर बताने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, ये पूरा मामला बताएं, इस पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? के दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर की तरफ से एक कार दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसने 5 लोगों को कुचल दिया। हिट एंड रन के मामले में 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा भी ये जानकारी आ रही है कि कई और वाहनों को भी उसने टक्कर मारी है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगी हैं उसकी तलाश के लिए। हाईवे पर लगे जो सीसीटीवी कैमरा है उनके जरिए उसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है कि कैसे ये हादसा हुआ और किन परिस्थितियों में इन महिलाओं को कुचला गया। फिलहाल गांव में मातम का माहौल है क्योंकि आस पड़ोस की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत। ठीक है, शुक्रिया आपका निखिल अग्रवाल जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आईपीएल 2025 का सीजन शुरू होने वाला है और अब सभी की निगाहें क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी पर हैं। उनकी जिंदगी के नए दिलचस्प मोड़ के बारे में जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज रात 9 बजे का शो। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।